हेलो। हाँ बच्चों, ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल अपना ध्यान रखना हेल्थ का। ठीक है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। ठीक है, बिल्कुल एकदम ज़रूरी है अपने हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, तभी आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे। तो आज अपन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो आधार है वो बच्चों से के बाजार नियम पर आधारित है। तो क्लासिकल थ्योरी को पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, पहले से के बाजार नियम को समझेंगे। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट। ठीक है, तो आज अपन कौन सा देख रहे हैं? सेज लॉ ऑफ मार्केट। तो ये जेबी से इनका पूरा नाम है। जेबी से जो है वो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उन्होंने क्या धारणा दी थी कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब पूर्ति जो है अपनी मांग को स्वयं पैदा करती है, मांग को स्वयं सृजन करती है। तो से का जो ये बाजार नियम है ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का एक अविभाज्य अंग है और उनका जो उत्पादन और रोजगार का सिद्धांत है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो पहले अपन क्या देख रहे हैं? से के बाजार नियम की व्याख्या। तो से ने अपने बाजार के नियम में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तो उनकी मांग का बाजार स्वयं उत्पन्न हो जाता है। तो जिससे कभी भी अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि दीर्घकाल में बाजार में पूर्ति और मांग एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो से ने ये कहा कि ये वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों प्रणाली में ये लागू होती है। से ये कहते हैं कि जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो क्या होगा कि उसके पास एक वस्तु हो गई तो वो उस वस्तु को देख के किसी भी अन्य वस्तु की मांग करेगा। तो इस तरह से जैसे ही वस्तु उत्पादित हुई अन्य वस्तु की मांग पैदा हो गई। तो जो उत्पादक है वो अपनी वस्तु को देख के अपनी आवश्यकता की दूसरी वस्तु ले लेगा। तो इस तरह से किसी भी वस्तु की मांग उत्पन्न हो गई। तो पूर्ति ने क्या किया? स्वयं किसी वस्तु के लिए मांग पैदा कर दी। तो अंततः सब एक दूसरे को लेन देन करेंगे और बाजार में कुल मांग जो है कुल पूर्ति के बराबर हो जाएगी। तो इसी तरह से ये धारणा मुद्रा द्वारा जब विनिमय होता है तो वहाँ पर भी लागू होती है। तो जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो उस उत्पत्ति के साधन को क्या प्राप्त होगी? आय प्राप्त होगी। उस आय को वो क्या करेगा? उपभोग पर खर्च करेगा। ठीक है, तो इसके लिए वो किसी अन्य वस्तु की मांग करेगा। तो जितनी पूर्ति हुई है, जितना उत्पादन हुआ है, उतनी ही कोई न कोई वस्तु की मांग पैदा हो गई। तो अंततः क्या होगा? समाज में कुल मांग उसकी कुल पूर्ति के बराबर हो जाती है। इसीलिए समाज में या अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन की समस्या नहीं रहती है। और से ये कहते कभी मान लीजिए अल्पकाल में अति उत्पादन हो भी गया तो क्या होगा कि वापस स्वतः ही संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो से क्या कह रहे हैं कि समाज में जितनी आय होती है वह सबकी सब खर्च कर देते हैं, बचत नहीं होती है या उसका संग्रह नहीं होता है। और अगर बचत हो भी गई तो उसको पूंजीगत वस्तुओं के क्रय पर खर्च कर देंगे। तो इसीलिए बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर रहेंगे। इसीलिए अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेंगे। तो इसके लिए से ने कुछ मान्यताएं मानी हैं। तो वो है, क्योंकि कोई भी सिद्धांत जो है किसी न किसी मान्यता पर ही आधारित होता है। तो से ने कुछ मान्यताएं ली है। नंबर 1, अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार है। से क्या मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अगर कभी थोड़ी बहुत बेरोजगारी हो भी गई तो उनको जैसे ही हम काम पर लगाएंगे उनको आय प्राप्त होगी और वो उस उत्पादन बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी और उस बढ़ी हुई आय को वो वस्तुओं पर खर्च करेंगे
और इस तरह से बाजार में मांग और पूर्ति में समानता होती है जाएगी। और कब तक उत्पादन बढ़ेगा? जब तक कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित नहीं हो जाता है। तो तब तक जो है पूर्ति और मांग एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब लोगों को पूर्ण रोजगार मिल जाएगा तो अपने आप ही बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। फिर नंबर 2, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है। तो इसीलिए से क्या कहते हैं कि बाजार में साधनों और वस्तुओं की मांग में स्वतः ही संतुलन हो जाता है। चाहे वो साधन की मांग हो चाहे वस्तुओं की मांग हो, दोनों की मांग और पूर्ति में स्वतः संतुलन स्थापित हो जाता है। ठीक है। फिर नंबर 3, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो से क्या कहते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है वो स्वतंत्र है, मतलब कि वहाँ पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। चाहे वो उत्पादक है चाहे वो उपभोक्ता है, सभी स्वतंत्र है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, मुद्रा की तटस्थता। तटस्थता का मतलब क्या है कि मुद्रा जो है या मनी जो है वो केवल मीन्स ऑफ एक्सचेंज है या केवल विनिमय का माध्यम है। ठीक है। वो उत्पादन को प्रभावित नहीं करती है, मतलब कि उत्पादन का उद्देश्य अलग है। मुद्रा केवल एक आवरण का काम करती है, केवल इससे हम लेन देन के काम आती है, डिसीजंस को ये प्रभावित नहीं करती है। फिर नंबर 5, संचय प्रवृत्ति का अभाव। इसका मतलब ये कि हमारी जितनी भी आय होती है उसको हम खर्च कर देते हैं, उसको संचित करके नहीं रखते हैं। ठीक है। और अगर बच गई पैसा उपभोग वस्तुओं पर खर्च नहीं हुआ तो उस बचे हुए पैसे को किस पर खर्च कर देते? पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। तो समाज की संपूर्ण आय जो है वो और व्यय एक दूसरे के बराबर होते हैं। व्यय कौन सा हो गया बच्चों? उपभोग व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है। तो आय और व्यय एक दूसरे के बराबर हो गए तो वहाँ कोई लीकेज नहीं रहा, तो अपने आप ही क्या रहा कि संचय की प्रवृत्ति नहीं रही और मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है। तो ये मान्यताएं ली, इसके आधार पर सेन ने अपना मांग का नियम बताया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है। लेकिन बच्चों इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचनाएं हुई है, खास तौर से कीन्स ने इसकी बहुत आलोचना की है क्योंकि इसकी मान्यताएं अव्यावहारिक है और इसीलिए उस पर आधारित निष्कर्ष भी क्या है? भ्रमपूर्ण है। तो अपन अब इसकी आलोचनाएं देख रहे हैं। इसकी क्रिटिसिज्म्स क्या है? नंबर 1, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न नहीं करती है। तो से क्या कहते हैं? पूर्ति अपनी मांग जो है स्वयं पैदा करती है, लेकिन आलोचना क्या है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न नहीं करती है क्योंकि अर्थव्यवस्था में जिस दिशा में उत्पादन बढ़ता है मांग उतनी ही बढ़े जैसा जरूरी नहीं होता है। तो सारा का सारा उत्पादन बिकेगा ऐसा जरूरी नहीं है। फिर नंबर 2, अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन संभव है। तो से ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन नहीं होगा क्योंकि जितनी पूर्ति है उतनी मांग हो जाएगी। लेकिन 1930 में जब विश्वव्यापी मंदी आई तो सब ने देखा कि उत्पादन का ढेर पड़ा था बिना बिका, उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। तो कीन्स क्या कहते हैं कि जब भी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति इकाई से कम होती है तो कुल मांग कभी भी कुल पूर्ति के बराबर नहीं होगी और अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन की समस्या होगी। ठीक है। फिर नंबर 3, पूर्ण रोजगार की कल्पना मिथ्या है। तो से क्या कहते हैं कि बाजार में पूर्ण रोजगार होता है, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं चाहे विकसित हो चाहे विकासशील सभी देशों में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान रहती है। हर जगह अल्प रोजगार की स्थिति ही रहती है। फिर नंबर 4, अर्थव्यवस्था में स्वयं समायोजन संभव नहीं होता है। तो से क्या कहते हैं कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है तो अपने आप अर्थव्यवस्था में समायोजन होता रहता है। लेकिन बच्चों कीन्स स्वयं समायोजन जितना इंतजार नहीं करना चाहते। वो कहते हैं सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, निवेश को बढ़ाना पड़ेगा, सरकार के व्यय को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जो है मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे। फिर नंबर 5, मुद्रा तटस्थ नहीं होती। तो से क्या कहते हैं? मुद्रा
केवल विनिमय का माध्यम है, ये उत्पादन क्रियाओं को प्रभावित नहीं करती है। लेकिन किन्स क्या कहते हैं कि मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम ही नहीं है, ये संचय का भी आधार है। और जब अगर मान लीजिए मांग और पूर्ति में असंतुलन हो गया तो ये उत्पादन को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ऐसे में सरकार को क्या चाहिए, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाए ताकि ब्याज की दरें कम होए, निवेश बढ़े, तभी उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा। तो मुद्रा क्या कर रही है, ब्याज की दरों को प्रभावित कर रही है और उससे वो उत्पादन और रोजगार को भी प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो मुद्रा केवल एक आवरण नहीं है। फिर नंबर 6, राज्य हस्तक्षेप जरूरी। तो से क्या कहते हैं कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किन्स ये कहते हैं बेकारी, अति उत्पादन, आर्थिक तेजी, मंदी, इन सब के निराकरण के लिए सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही जरूरी है। जैसे आपने अभी कोविड के टाइम देखा था कि अर्थव्यवस्था पूरी हिल गई अपनी और विकास की दर नेगेटिव तक चली गई। अगर ऐसे में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती और जो 20 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने पैकेज दिया वो अगर नहीं देती तो क्या होता कि अर्थव्यवस्था वापस गति नहीं पकड़ सकती। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर नंबर 7, बचत एवं निवेश समान नहीं रहते। तो हमेशा बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर हो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो किन्स ने ये बताया कि बचत और निवेश हमेशा बराबर नहीं रहते हैं और अगर बचत ज़्यादा हो गई तो प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी, बेरोजगारी होगी, अति उत्पादन होगा। तो दोनों में समानता स्थापित करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 8, मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है। तो से क्या कहते हैं, पूर्ति अपनी मांग पैदा करती है, और यहाँ किन्स क्या कह रहे हैं कि मांग स्वयं अपनी पूर्ति पैदा करती है। अपन आजकल क्या देखते हैं कि जिस चीज़ की बाजार में डिमांड है वही उद्योग ज़्यादा चलते हैं, वही उद्योग लगाते हैं उद्योगपति। तो मांग के हिसाब से उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, फिर नंबर 9, से का नियम अव्यवहारिक एवं भ्रमपूर्ण है। तो अपन ने देखा ही है 1930 की जो विश्वव्यापी मंदी आई है वो क्या देखा कि इस विश्वव्यापी मंदी ने से के नियम का खोखलापन सिद्ध कर दिया। और जो इन्होंने कहा था कि अति उत्पादन और बेरोजगारी नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस विश्वव्यापी मंदी ने बता दिया कि अति उत्पादन भी हो सकता है, बेरोजगारी भी हो सकती है, और इन सब के निराकरण के लिए किसी नए सिद्धांत की आवश्यकता है। तो बच्चों, ये जे.बी. से ने जो सिद्धांत दिया था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसी के ऊपर क्लासिकल सिद्धांत जो है, ठीक है, क्लासिकल सिद्धांत रोजगार और आय का, वो इसी के ऊपर आधारित है। इसी को बेस बना के उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या देखेंगे, क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ठीक है, तो आज आप ये देखिए, मैंने इसका पीडीएफ भी शेयर किया है। ठीक है, और इसको समझ भी लीजिए और टेक केयर। ओके बच्चों, थैंक यू। चैप्टर आप बराबर पढ़ते रहिए और अपना ध्यान भी रखिए। ठीक है बच्चों।